Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Adnan Ali Shehzad is here. This lecture is for the students of Principles of Macroeconomics in BS Economics second semester. Students, in the last lecture we have studied that how GDP is affected by aggregate expenditures. We have studied basically aggregate expenditure model in the 2-sector economy, 3-sector economy and 4-sector economy. We have also studied the aggregate expenditure model and taxes. Today we are going towards discussing aggregate demand and why aggregate demand curve is negatively sloped. बेसिकली एग्रीगेट एक्सपेंडिचर से ही मिलकर एग्रीगेट डिमांड बनती है। आप लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल डिमांड पढ़ा होगा, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा होगा। एग्रीगेट डिमांड आप लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल डिमांड पढ़ा था, लॉ ऑफ डिमांड भी। वो किसी एक कमोडिटी की डिमांड है, किसी एक मार्केट डिमांड पड़ी थी आप लोगों ने, मार्केट की डिमांड हो सकती है। एग्रीगेट डिमांड पूरी इकानोमी की डिमांड है, पूरी इकानोमी की डिमांड मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। एग्रीगेट डिमांड कर्व shows the amount of real GDP that buyers collectively desire to purchase at each possible price. बेसिकली एग्रीगेट डिमांड जो है वो दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को जाहिर करता है। एक है प्राइस लेवल। अब ये प्राइस लेवल किसी एक कमोडिटी का प्राइस लेवल नहीं है, ये ओवरऑल प्राइस लेवल है, पूरी कंट्री का प्राइस लेवल है, जिसे हम इन्फ्लेशन भी कह लेते हैं किसी वक्त। तो ये ओवरऑल प्राइस लेवल है, जनरल प्राइस लेवल है, उसके दरमियान रिलेशनशिप। और दूसरा है रियल आउटपुट मीन्स रियल जीडीपी। सो एग्रीगेट डिमांड कर्व shows the amount of real output or GDP that buyers collectively desire to purchase at each possible price। मतलब ईच पॉसिबल प्राइस के लिहाज से जीडीपी का जो पैटर्न बनता है दैट इज एग्रीगेट डिमांड कर्व। दिस रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस लेवल एंड द अमाउंट ऑफ रियल जीडीपी डिमांडेड इज इनवर्स और नेगेटिव। और यू कैन से दैट एग्रीगेट डिमांड कर्व, सिंपल वर्ड्स में आप ये कह सकते हैं, एग्रीगेट डिमांड कर्व शोज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द रियल जीडीपी एंड आउटपुट डिमांडेड बाय द इकानोमी। मैंने इकानोमी बोल रहा हूँ, कंज्यूमर नहीं बोल रहा, ये ख्याल कीजिएगा। देयर आर ह्यूज डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसेप्ट एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स कंसेप्ट। ऑब्वियसली माइक्रो इकोनॉमिक्स किसी एक यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इकानोमी एज ए होल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। सो इन सिंपल वर्ड्स यू कैन से दैट एग्रीगेट डिमांड कर्व shows the inverse relationship between the price level and real GDP demanded by the economy. Real GDP demanded by the economy. So इन दो वेरिएबल्स के दरमियान, प्राइस लेवल के दरमियान, प्राइस लेवल इज एक्सोजनस वेरिएबल एंड जीडीपी इज एंडोजनस वेरिएबल। इन दो वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप को एग्रीगेट डिमांड कर्व जाहिर करता है। दिस रिलेशनशिप इज नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स when price level rises, the quantity of real GDP demanded decreases, and when price level falls, the quantity of real GDP demanded increases। नेगेटिव रिलेशनशिप है। अगर प्राइस लेवल फॉल करता है तो उससे रियल जीडीपी की क्वांटिटी में इजाफा होगा, और इसी तरह अगर प्राइस लेवल इंक्रीज करता है तो उससे क्वांटिटी ऑफ रियल जीडीपी जो है वो डिक्रीज होगी। देयर इज़ द इन्वर्स और नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द price level and real GDP demanded by the economy। This inverse relationship between the price level and real GDP is shown in the following figure, where the aggregate demand curve
slopes downward as does the demand curve for an individual product। आप देख सकते हैं इस डायग्राम को। दिस डायग्राम रिप्रेजेंट्स द एग्रीगेट डिमांड कर्व। Here price level is on the y-axis and real GDP is on the x-axis, and aggregate demand curve is negatively sloped, which represents the higher the price level, lower will be the demand for real GDP. Lower price level, higher will be the amount of real GDP purchased। अब देखें प्राइस लेवल हाई होगा तो आपकी आउटपुट डिमांडेड जो है वो कम होगी, प्राइस लेवल लो होगा तो आपकी आउटपुट डिमांड जो है वो ज़्यादा होगी। सो देयर इज़ द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन एग्रीगेट डिमांड कर्व एंड रियल जीडीपी डिमांडेड बाय द इकोनॉमी। नाउ क्वेश्चन राइजेस हियर इज दैट व्हाई एग्रीगेट डिमांड कर्व इज नेगेटिवली स्लोप्ड। व्हाई एग्रीगेट डिमांड कर्व इज नेगेटिवली स्लोप्ड। अब इसका ये आंसर हरगिज़ नहीं बनता कि आप आगे से आंसर दें, बिकॉज देयर इज़ द इनवर्स और नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस लेवल एंड रियल जीडीपी। अभी मैं ये बता भी रहा हूँ और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने इसके बावजूद भी जो है वो पेपर में यही मेंशन करना है कि प्राइस लेवल में जो है और रियल जीडीपी में नेगेटिव रिलेशनशिप है, इसलिए ये नेगेटिवली स्लोप्ड है। यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ कि इसका ये आंसर नहीं है। यही तो पूछा जा रहा है कि नेगेटिव रिलेशनशिप क्यों है, इसको एक्सप्लेन करना है। इसका ये आंसर नहीं बनता बिकॉज देयर इज़ अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन देम। वाई एग्रीगेट डिमांड कर्व इज नेगेटिवली स्लोप्ड मीन्स वाई देयर इज़ द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस लेवल एंड रियल जीडीपी डिमांडेड बाय द इकोनॉमी। नेगेटिव रिलेशनशिप क्यों है? दिस द एक्सप्लेनेशन इज नॉट द सेम एज दैट फॉर वाई डिमांड फॉर सिंगल प्रोडक्ट स्लोप डाउनवर्ड। The explanation for individual demand curve is centered on the income effect and substitution effect। अगर आपको याद हो, अगर आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा हो, माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी यही क्वेश्चन पढ़ा होगा फॉर इंडिविजुअल डिमांड कर्व, वाई इंडिविजुअल डिमांड कर्व और वाई सिंपल डिमांड कर्व इज़ नेगेटिवली स्लोप। तो वहाँ पे इसका आंसर जो है वो इन दो पॉइंट्स के गिर था, इनकम इफेक्ट एंड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। थोड़ा सा आपको रिमाइंड करवा देता हूँ, वहाँ पे इसका क्या आंसर था? इनकम इफेक्ट एंड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। इनकम इफेक्ट क्या था कि जब प्राइस लेवल में कमी आती है तो हमारी रियल इनकम में इजाफा हो जाता है। मतलब वही चीज़ जो आपको 100 की मिल रही थी अब 50 की मिल रही है, तो नॉमिनल टर्म्स में तो आपकी पॉकेट में पैसे उतने के उतने ही हैं, लेकिन रियल टर्म्स में आपकी पॉकेट में जो है वो पैसे इंक्रीज़ हो जाते हैं रियल टर्म्स में। मतलब प्राइस लेवल के कम होने से आपकी रियल इनकम बढ़ जाती है, क्योंकि वही प्रोडक्ट अब कम पैसों की आ जाएगी, पैसे बच जाएंगे ना, तो रियल इनकम में इजाफा हो जाता है, परचेजिंग पावर में इजाफा हो जाता है, जिससे फिर आप ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करते हैं। तो प्राइस के कम होने से डिमांड में इजाफा हो गया। तो ये था इनकम इफेक्ट। इसका वाइस वर्सा भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे कि प्राइस लेवल में इजाफा हो जाता है, तो प्राइस लेवल में इजाफा होने से आपकी रियल इनकम डिक्लाइन कर जाती है। अब देखिए नॉमिनल टर्म में आपकी जेब में 5,000 है वो 5,000 ही रहेगा, लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज महंगी होने की वजह से आपकी रियल इनकम कम हो जाएगी। रियल इनकम कम हो जाएगी। देखिए ना, 100 वाली चीज़ जो है वो 150 में मिलेगी आपको, तो आपकी रियल इनकम जो है वो कम हो जाएगी, जिससे आपकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, जिससे आप उसको कम क्वांटिटी में परचेज करेंगे। तो ये नेगेटिव रिलेशनशिप को एक्सप्लेन किया था थ्रू इनकम इफेक्ट। इसी तरह सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी जो है वो नेगेटिव रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता था। अगर आपने याद किया हो तो सब्स्टिट्यूट का पता ना, सब्स्टिट्यूट क्या होते हैं ना, जिनको एक दूसरे के नेमुल बदल के तौर पर यूज़ किया जाए उसको हम सब्स्टिट्यूट बोलते हैं। तो अगर किसी एक कमोडिटी की प्राइस लेवल में कमी आती है तो उसकी डिमांड में इजाफा होने की एक वजह ये भी थी कि उसके जो सब्स्टिट्यूट वाले कस्टमर हैं वो भी उधर आना शुरू हो जाते हैं, तो उसकी डिमांड में इजाफा हो जाता है ड्यू टू सब्स्टिट्यूट। फॉर एग्जांपल पेप्सी की प्राइस लो हो जाए तो कोका कोला ये कस्टमर भी उधर आ जाएंगे। सुजुकी की प्राइस कम हो जाए तो जो बाकी कस्टमर्स हैं टोयोटा के और भी, वो भी इधर आना शुरू हो जाएंगे। तो ये चीज़ है।
हाँ, अदर थिंग रिमेनिंग सेम, वो याद रखिएगा, अदर थिंग रिमेनिंग सेम। इसी तरह अगर पेप्सी की प्राइस इंक्रीज़ हो जाए तो डिमांड में इसलिए भी कमी आएगी क्योंकि सब्सिट्यूट अवेलेबल है, लोग सब्सिट्यूट परचेज़ करना शुरू कर देंगे, लोग गोरमे को परचेज़ करना शुरू कर देंगे, लोग कोका कोला को परचेज़ करना शुरू कर देंगे। तो ये सब्सिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट जो नेगेटिव रिलेशनशिप एक्सप्लेन करता था प्राइस लेवल में और डिमांड कर्व में, ये एक्सप्लेन करता था इंडिविजुअल डिमांड के नेगेटिव रिलेशनशिप को। बट यहाँ पे सिनेरियो डिफरेंट है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ओवरऑल डिमांड, एग्रीगेट डिमांड की। यहाँ पे इंडिविजुअल डिमांड की जगह एग्रीगेट डिमांड है जो कि जीडीपी है कंट्री की, रियल जीडीपी। वहाँ पे इंडिविजुअल प्राइस लेवल था, यहाँ पे कंट्री का ओवरऑल प्राइस लेवल है। तो यहाँ पे जो है एक्सप्लेन करेगा वो डिफरेंट पॉइंट्स हैं। 3 इफेक्ट्स जो है यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, वाई एग्रीगेट डिमांड कर्व इज़ नेगेटिवली स्लोप्ड और वाई देयर इज़ एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस लेवल एंड रियल जीडीपी। फर्स्ट वन इज रियल बैलेंस इफेक्ट, सेकंड वन इज़ इंटरेस्ट रेट इफेक्ट एंड थर्ड वन इज़ फॉरेन परचेज इफेक्ट। ये 3 इफेक्ट एक्सप्लेन करेंगे कि ये नेगेटिव रिलेशनशिप क्यों है। So these 3 effects will explain the negative association between the price level and real GDP demanded by the economy. Or you can say that these 3 effects explain why aggregate demand curve is negatively sloped. I will explain these concepts in a brief way, or you can say that in a meaningful way. You will understand it in a well manner. So first one is real balance effect, which explain why aggregate demand curve is negatively sloped. A change in the price level produces a real balance effect. Here is how it works. Here you can see that a rise in the price level will cause reduce the real value of money. देखिए किसी कमोडिटी की प्राइस लेवल, सॉरी मैं आपको इंडिविजुअल एग्जांपल दे रहा हूँ, जब गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस लेवल में इजाफा होता है तो इससे क्या होता है, इट विल रिड्यूस द रियल वैल्यू ऑफ मनी, उसे मनी की रियल वैल्यू कम हो जाती है। अब देखें यहाँ पे राइज इन द प्राइस लेवल, मैंने बताया था कि ये जनरल प्राइस लेवल है, ओवरऑल कंट्री का प्राइस लेवल है। आप ये कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन कहते हैं राइज इन द जनरल प्राइस लेवल, राइज इन द जनरल प्राइस लेवल। तो आप ये कह सकते हैं कि ये इन्फ्लेशन है, कंट्री का ओवरऑल प्राइस लेवल में इजाफा हुआ है। तो उससे क्या होता है, इट विल रिड्यूस द रियल वैल्यू ऑफ मनी। अब देखें कि उसकी दूसरी साइड ये है कि आपकी वैल्यू ऑफ मनी डिक्लाइन कर जाती है। लेकिन चीज़ों की कीमतें बढ़ने का मतलब है कि आपकी वैल्यू ऑफ मनी डिक्लाइन होगी। 100 वाली चीज़ 150 में मिलने का मतलब है कि जो आज के 150 जो है वो कल के 100 के बराबर थे। इट मीन्स वैल्यू ऑफ मनी डिक्लाइन कर गई है। देखिए ना, सेम कमोडिटी कल 100 की मिल रही थी, आज वो 150 की मिल रही है। इट मीन्स टूडेज 150 इज इक्वल टू येस्टरडेज 100। जो काम कल का 100 रुपये कर रहा था, आज के वो काम जो है वो 150 कर रहे हैं। इट मीन्स योर वैल्यू ऑफ मनी डिक्लाइन, योर वैल्यू ऑफ मनी इज डिक्लाइंड। तो प्राइस लेवल के बढ़ने से वैल्यू ऑफ मनी जो है वो डिक्लाइन हो जाती है। देन इट विल कॉज परचेजिंग पावर टू डिक्लाइन। अब देखिए, जब रियल वैल्यू ऑफ मनी डिक्लाइन हो जाएगी तो उससे क्या होगा, आपकी परचेजिंग पावर डिक्लाइन हो जाएगी। पब्लिक बिकम्स पुअर इन रियल टर्म्स। अब नॉमिनल टर्म्स में आपके पास जितने पैसे थे उतना ही है, लेकिन प्राइस लेवल के बढ़ने से क्या होगा, रियल वैल्यू ऑफ मनी कम होगी, परचेजिंग पावर डिक्लाइन होगी। पीपल बिकम पब्लिक इन रियल टर्म्स, सॉरी पब्लिक बिकम्स पुअर इन रियल टर्म्स, ठीक है ना। तो लोग जो है वो रियल टर्म्स में पुअर होंगे। and ultimately your spending declines and your real GDP declines. So it explains the negative association between the price level and real GDP demanded by the economy.
तो ये रियल बैलेंस इफेक्ट जो है ये नेगेटिव एसोसिएशन को एक्सप्लेन कर रहा है। मैं यहाँ पे इसको रिवाइज करता हूँ। आप देख सकते हैं कि राइज इन द प्राइस लेवल, it will reduces the real value of money, your purchasing power declines, people becomes poor in real terms, and ultimately your spending declines and your real GDP declines। तो इस तरीके से ये वर्क करता है कि प्राइस लेवल के बढ़ने की वजह से रियल जीडीपी कैसे डिक्लाइन होगी। हम इसके वाइस वर्सा को भी देख सकते हैं। लेट्स से देर इज़ डिक्रीज इन द प्राइस लेवल, देर इज़ अ decrease in the price level, so it will decrease, it will increase the real value of money, your purchasing power increase, ठीक है, public becomes rich in real terms, your spending increase, your real GDP increase। ठीक है ना, प्राइस लेवल में कमी आती है तो उससे रियल वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीज हो जाएगी, आपकी परचेजिंग पावर इंक्रीज हो जाएगी, आप रिच हो जाएंगे, ज़्यादा गुड रियल टर्म्स में रिच होंगे ना, ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर सकेंगे, योर स्पेंडिंग इंक्रीज एंड अल्टीमेटली योर रियल जीडीपी इंक्रीज। सो दिस इज़ द रियल बैलेंस इफेक्ट विच एक्सप्लेन वाई एग्रीगेट डिमांड कर्व इज़ नेगेटिवली स्लोप। सेकेंड इफेक्ट विच एक्सप्लेन वाई एग्रीगेट डिमांड कर्व इज़ नेगेटिवली स्लोप इज इंटरेस्ट रेट इफेक्ट। The aggregate demand curve also slopes downward because of the interest rate effect. When we draw an aggregate demand curve, we assume that the supply of money in the economy is fixed. Here is how it works. A rise in the price level. Consumer and businesses needs more money to purchase goods and services. अब देखिए लास्ट वाले में क्या मैंने कहा था प्राइस लेवल में इजाफा हुआ है तो आपकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, रियल वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाएगी, ऐसे ही था ना। अब दूसरा ये कि राइज इन द प्राइस लेवल में इजाफा हुआ है तो क्या करेंगे, डिमांड फॉर मनी बढ़ जाएगी, आपको ज़्यादा पैसे की, कंज्यूमर को ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होगी गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करने के लिए, बिजनेसेस को ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी फर्म्स के रिलेटेड जो है वो रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज की ओवरऑल प्राइस लेवल में इजाफा हो गया ना। सो कंज्यूमर एंड बिजनेसेस नीड्स मोर मनी टू परचेज देयर मटेरियल गुड्स, देयर यूज गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब कंज्यूमर ने जो यूज़ करना है उससे रिलेटेड या बिजनेस वगैरह ने, फर्म्स ने जो यूज़ करना है वो गुड्स एंड सर्विसेज, उनको परचेज करने के लिए आपको ज़्यादा पैसे चाहिए होंगे। इट मीन्स योर मनी डिमांड इंक्रीज। जब मनी डिमांड में इजाफा हो जाएगा तो इंटरेस्ट रेट में इजाफा हो जाएगा। कैसे इजाफा होगा, मैं आपको इसकी इंडिविजुअल लेवल पे एग्जांपल देता हूँ। जब किसी कमोडिटी की डिमांड में इजाफा होता है तो उसकी प्राइस में इजाफा हो जाता है कि नहीं। देखें ना, जैसे मास्क थे मुंह पे लगाने वाले, ये कोरोना वायरस की वबा आई है तो मास्क 5 रुपये का मिलता था, तो कोरोना वायरस की वजह से डिमांड में इजाफा हुआ तो वो 30 रुपये का हो गया। तो डिमांड में इजाफा होने से प्राइस लेवल में इजाफा हो जाता है। डिमांड में कमी होगी तो ये फिर 5 का हो जाएगा ना, एग्री करते हैं इस बात से। तो डिमांड में इजाफा होने से प्राइस लेवल में इजाफा हो जाएगा, डिमांड में कमी आने से प्राइस लेवल में कमी आ जाएगी। तो चूँकि मनी की जो प्राइस है वो है इंटरेस्ट रेट। मनी की जिस तरह गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस होती है, इस तरह मनी की क्या प्राइस है, इंटरेस्ट रेट। मनी की प्राइस क्या है, इंटरेस्ट रेट। जिस तरह गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस डिमांड एंड सप्लाई से डिटरमिन होती है, जिस तरह गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस डिमांड एंड सप्लाई से डिटरमिन होती है, इसी तरह मनी की जो प्राइस है वो मनी डिमांड और मनी सप्लाई से डिटरमिन होगी। इस तरह मनी की जो प्राइस है यानी इंटरेस्ट रेट, मनी की प्राइस क्या है, इंटरेस्ट रेट। इस तरह मनी की जो प्राइस है वो मनी डिमांड एंड मनी सप्लाई से डिटरमिन होगी। मनी की जो प्राइस है वो मनी डिमांड एंड मनी सप्लाई से डिटरमिन होगी। मनी की जो डिमांड है वो मनी की जो प्राइस है वो मनी डिमांड एंड मनी सप्लाई से डिटरमिन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखें जब आप प्राइस लेवल में इजाफा होगा
प्राइस लेवल में इजाफा होगा तो आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज, फर्म को ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है टू बाय रॉ मटेरियल, सो मनी डिमांड विल इंक्रीज़। जब मनी डिमांड में इजाफा होगा तो उससे इंटरेस्ट रेट में, जब मनी की डिमांड में इजाफा होगा तो मनी की प्राइस में इजाफा हो जाएगा, इट मीन्स इंटरेस्ट रेट में इजाफा हो जाएगा, इट मीन्स इंटरेस्ट रेट में इजाफा हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट में इजाफा होने से इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन कर जाएगी। आपने नेगेटिव रिलेशनशिप पढ़ा है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, विच शोज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द इंटरेस्ट रेट एंड इन्वेस्टमेंट। आपने इन्वेस्टमेंट फंक्शन पढ़ा था ना बेसिक मैक्रोइकोनॉमिक रिलेशनशिप चैप्टर में। तो इंटरेस्ट रेट में इजाफा होगा तो इन्वेस्टमेंट में कमी आ जाएगी, और इन्वेस्टमेंट में कमी आने से योर रियल जीडीपी विल डिक्लाइन। हमने मल्टीप्लाई के थ्रू रियल जीडीपी जो है वो आपकी डिक्लाइन कर जाएगी। सो दिस एक्सप्लेन्स द नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस लेवल एंड रियल जीडीपी, और यू कैन से दैट दिस एक्सप्लेन वाई एग्रीगेट डिमांड कर्व इज नेगेटिवली स्लोड। मैं इसे दोबारा इसके वाइस वर्सा एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स से देयर इज अ डिक्रीज इन द प्राइस लेवल, लेट्स से देयर इज अ डिक्रीज इन द प्राइस लेवल, सो मनी डिमांड विल डिक्रीज, नाउ मनी डिमांड विल डिक्रीज, और मनी डिमांड के डिक्रीज होने से इंटरेस्ट रेट विल आल्सो डिक्रीज, इन्वेस्टमेंट विल इंक्रीज एंड रियल जीडीपी विल इंक्रीज। तो इस तरीके से नेगेटिव रिलेशनशिप बन गया है प्राइस लेवल में और रियल जीडीपी के दरमियान। होपफुली क्लियर हो गया होगा। इस देर दोबारा मैं थोड़ा सा इसको रिवाइज कर देता हूँ कि अगर प्राइस लेवल में इजाफा होता है तो हमें ज़्यादा पैसे चाहिए गुड्स एंड सर्विस परचेज करने के लिए, जिससे मनी डिमांड में इजाफा हो जाएगा। मनी डिमांड में इजाफा होने से इंटरेस्ट रेट में इजाफा हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट में इजाफा होने से इन्वेस्टमेंट में कमी आ जाएगी, इन्वेस्टमेंट में कमी आने से आपकी जीडीपी में कमी आ जाएगी। तो ये नेगेटिव रिलेशनशिप हो गया इंटरेस्ट रेट इफेक्ट, जो एक्सप्लेन करता है कि वाई एग्रीगेट डिमांड कर्व इज नेगेटिवली स्लो। द थर्ड वन इज फॉरेन परचेज इफेक्ट। The third reason that explains why aggregate demand curve is negatively sloped is foreign purchase effect. Let's say there is an increase in the price level of a country. प्राइस लेवल में इजाफा होना, अब देखिए ये ओवरऑल प्राइस लेवल है, तमाम गुड्स एंड सर्विसेज मोस्टली हैं, ओवरऑल प्राइस लेवल में इजाफा हो गया। इट मीन्स जो चीज़ें हम एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं उनके प्राइस लेवल में भी इजाफा हो गया। योर एक्सपोर्ट्स बिकम मोर एक्सपेंसिव फॉर अदर कंट्री है। देखिए ना, ये किसी एक कमोडिटी का प्राइस लेवल नहीं है, ये ओवरऑल प्राइस लेवल है, जनरल प्राइस लेवल। तो जनरल प्राइस लेवल में इजाफा हुआ, इट मीन्स जो प्रोडक्ट्स हमारे कंट्री में प्रोड्यूस हो रही हैं वो महंगी हुई हैं, तो उनमें एक्सपोर्ट्स भी इधर ही प्रोड्यूस होकर जाती है ना, जो हम बाहर सेल करते हैं। जो एक्सपोर्ट्स बिकम्स मोर एक्सपेंसिव, जब आपकी एक्सपोर्ट्स की प्राइसेस बढ़ जाएंगी तो एक्सपोर्ट डिक्लाइन कर जाएंगी, एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन, चीज़ें महंगी होगी ना, उसका असर दूसरे कंट्री में भी जाएगा। यहाँ पे महंगी हुई हैं तो वहाँ पे भी महंगी पहुँचेंगी। मतलब चाइना में इन्फ्लेशन आता है, चाइना में चीज़ें महंगी हो जाती हैं तो इधर भी महंगी पहुँचेंगी ना, उनकी एक्सपोर्ट डिक्लाइन हो जाएंगी। ठीक है, तो जब कंट्री का प्राइस लेवल बढ़ता है उससे गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस में इजाफा होता है, योर एक्सपोर्ट्स बिकम मोर एक्सपेंसिव, कंट्रीज एक्सपोर्ट्स बिकम मोर एक्सपेंसिव, सो योर एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन एंड मे बी योर इम्पोर्ट्स बिकम मोर चीपर। मे बी है ना कि आप, ऐसा भी हो सकता है कि आप जो है आपको जो अपने कंट्री की चीज़ें महंगी लगें क्योंकि कंट्री में इन्फ्लेशन हुआ है, कंट्री का प्राइस लेवल इंक्रीज हुआ है, और उसकी निस्बत जो है बाहर के कंट्रीज़ की जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज जो है सस्ती मिल रही हो, तो फिर से इंपोर्ट्स बढ़ भी सकती हैं। तो दोनों केसेस में जो है आपका नेट एक्सपोर्ट बैलेंस डिक्लाइन कर जाएगा। एक्सपोर्ट कम हो गई, इंपोर्ट्स बढ़ गई, नेट एक्सपोर्ट बैलेंस डिक्लाइन हो गया। अब दोनों में से एक भी हो तो फिर भी नेट एक्सपोर्ट बैलेंस तो डिक्लाइन हो जाएगा। दोबारा मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये देखें, अगर कमोडिटी कंट्री का प्राइस लेवल इंक्रीज़ करता है तो कंट्रीज एक्सपोर्ट बिकम मोर एक्सपेंसिव, तो उससे हमारी एक्सपोर्ट डिक्लाइन हो जाएंगी, कंफर्म है। और मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है क्योंकि कंट्री का प्राइस लेवल बढ़ा है तो आप फॉरेन कमोडिटीज़ जिनका प्राइस लेवल उससे कम है उनको प्रेफर करना शुरू कर दें। ऐसा हो सकता है ना, मतलब कि टिश्यू पेपर्स हैं जो मेड इन पाकिस्तान है वो एक्सपेंसिव हो,
इन्फ्लेशन की वजह से एक्सपेंसिव हो गए हैं, तो जो मेड इन चाइना टिश्यूज़ हैं वो मुझे चीपर रेट पे मिल रहे हैं, तो मैं वो परचेज़ करना शुरू कर देता हूँ लेट से। तो इस एक्सपोर्ट्स भी डिक्लाइन हो रही हैं और इम्पोर्ट्स भी जो आपकी वो इंक्रीज़ हो रही हैं। इम्पोर्ट्स चीपर हो जाएंगे ना, सस्ती हो जाएंगी इम्पोर्ट्स, तो वो डिक्लाइन हो जाएंगी। यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन कर लीजिएगा काइंडली, इम्पोर्ट्स बिकम मोर चीपर, यहाँ पे लिखा है इम्पोर्ट्स इंक्रीज़ हो जाएंगी आपकी हैं, यहाँ पे डिक्लाइन नहीं आएगा, इम्पोर्ट्स क्या होंगी, इंक्रीज़। ये 1 2 3 4, ये 5th एरो में देखें इम्पोर्ट्स डिक्लाइन लिखा हुआ है, यहाँ पे इम्पोर्ट्स जो है वो आपकी राइज़ कर जाएंगी, इंक्रीज़ हो जाएंगी, क्योंकि देखें डोमेस्टिक प्राइस लेवल बड़ा है, तो आप में भी अगर आपको इम्पोर्ट सस्ती मिल रही हैं तो वो इम्पोर्ट्स इंक्रीज़ हो सकती हैं। ये जो इम्पोर्ट्स वाला पॉइंट है ये मोस्ट प्रोबेबली है, मतलब कि इसके चांसेस हैं कि अगर आपके अकेले कंट्री में इन्फ्लेशन आया है, आपकी कंट्री में प्राइस लेवल इंक्रीज़ हुआ है, तो चांसेस हैं कि फिर आप जो है वो आप एक्सपोर्ट्स तो डिक्लाइन करेंगी, ये कंफर्म है। इंपोर्ट्स आपकी बढ़ने के चांसेस हैं कि वो डिपेंड करता है कि अगर फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज आपको चीपर रेट पे मिल रही हैं देन डोमेस्टिकली, तो आप फिर इंपोर्ट्स में इजाफा करेंगे, तो यहाँ पे इंपोर्ट्स इंक्रीज आएगा। ठीक है, इस केस में दोनों, अगर आपकी एक्सपोर्ट्स भी अकेली डिक्लाइन करती हैं उस केस में भी, और अगर आपकी इंपोर्ट्स भी बढ़ती हैं, दोनों केसेस में नेट एक्सपोर्ट आपकी डिक्लाइन कर जाएंगी, जिससे आपकी रियल जीडीपी जो है वो डिक्लाइन कर जाएगी। ये नेगेटिव रिलेशनशिप है between the price level and real GDP demanded by the economy, which is explained through foreign purchase effect। मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स से कि कंट्री का प्राइस लेवल इंक्रीज़ करता है, तो उससे कंट्रीज़ की एक्सपोर्ट जो है डेट बिकम मोर एक्सपेंसिव एंड योर एक्सपोर्ट विल डिक्लाइन, एंड ऑन द अदर हैंड इंपोर्ट्स आल्सो बिकम मोर चीपर इन दिस केस, क्योंकि कंट्री का प्राइस लेवल बढ़ा है तो मोस्ट चांसेस है कि आप इम्पोर्टेड कमोडिटीज़ को जो आपको चीपर रेट पे मिल रही हो उनको प्रेफर करना शुरू कर दो, जिससे आपकी इंपोर्ट्स जो है वो इंक्रीज़ हो जाएंगी एंड योर नेट एक्सपोर्ट विल डिक्लाइन एंड योर जीडीपी रियल जीडीपी विल आल्सो डिक्लाइन। सो फॉरेन परचेज इफेक्ट विल एक्सप्लेन व्हाई एग्रीगेट डिमांड कर्व इज नेगेटिवली स्लोप। तो ये 3 इफेक्ट हैं, इंटरेस्ट रेट इफेक्ट, फॉरेन परचेज इफेक्ट एंड real balance effect, which explain why aggregate demand curve is negatively sloped. You can also read further from the book of economics by McConnell, Brew and Flynn, chapter 29, aggregate demand and aggregate supply. Further, if you have any question, please note. We will discuss in the coming classroom, in the coming class on Zoom meeting. Thank you so much, students. Allah Hafiz. Stay blessed.